हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक्स हम क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी में क्या है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज में क्या है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स मींस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इसमें कंपैरिजन हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इन विच सेक्टर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन सभी तीनों सेक्टर्स में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड, ज्यादा से ज्यादा लोग उस सेक्टर में काम करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है किसी भी सेक्टर में, तो उस सेक्टर में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनको हम और क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज जीडीपी, हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज थ्री सेक्टर्स इन आवर जीडीपी। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इन आवर जीडीपी। इन टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारा चैप्टर 2 पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी हम 3 टाइप से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। ठीक, तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। इसमें क्या है? फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट पार्ट क्या है? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड क्लासिफिकेशन क्या होगा? टर्शियरी सेक्टर। ये हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर्स में हम इन्हीं तीनों क्लासिफिकेशंस को अच्छे से जानेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है इंडियन इकोनॉमी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो अब डिटेल में जानेंगे कि प्राइमरी सेक्टर एक्चुअली में होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय एक्सट्रैक्टिंग, या इजी भाषा में हम बोल सकते हैं यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। प्रोड्यूसिंग हेयर प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं? प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय एक्सट्रैक्टिंग और यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल्स के बारे में हम जानते हैं कि नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू हम क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मान लो हम धान लगाते हैं और धान उपजाते हैं, गेहूं लगाते हैं और गेहूं उपजाते हैं, या जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम नेचर को ही यूटिलाइज करके प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी एग्जाम्पल में हम कैसे समझेंगे कि डेयरी के लिए, मिल्क के लिए हम क्या करते हैं, गाय है, बफेलोज है, या जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, तो एनिमल्स है और नेचर में ही उनके खाने के लिए चीजें अवेलेबल होती है, तो उनसे हमें डेयरी मिल जाती है। नेक्स्ट है फिशरीज, फॉरेस्ट्री, मतलब फिशिंग एक्टिविटी, फॉरेस्ट से जितने सारी चीजें हमें मिलती हैं, तो ये सारी चीजें हमें नेचर के हेल्प से ही मिलती हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्लियर? इस सेक्टर को और एक नाम से हम पुकारते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। अच्छा, इसमें प्राइमरी वर्ड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो डेयरी हमें मिल गया प्राइमरी एक्टिविटी से, प्राइमरी सेक्टर से, ठीक, तो इसी डेयरी को हम यूज करके अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इससे हम स्वीट बना सकते हैं, इसका हम घी बना सकते हैं, या जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बना सकते हैं। क्लियर? उसी तरह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज करके हम दूसरा कोई भी चीज बना सकते हैं। मतलब क्या? दीज ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और these all primary sector products used as a basis to create future products. Clear? All these primary sectors products are used to create future products, which helps to create future products. इसीलिए इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, because these products will create base to produce future products. सेकेंडरी सेक्टर किसको कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है, here we are producing goods with the help of some manufacturing process. यहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कीवर्ड है। क्लियर? एग्जाम्पल क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर में हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, उसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। से फॉर एग्जाम्पल हम कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, या जितने भी अदर आइटम्स जो आप देख रहे हो जिसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, इसीलिए इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, या इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, एमएफजी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसे हम कहते हैं। थर्ड, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दिस टर्शियरी सेक्टर हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर्स। एग्जांपल्स क्या है? मान लो प्राइमरी सेक्टर में आपने दाल प्रोड्यूस किया, ठीक, या राइस प्रोड्यूस किया, तो इनको जब आप प्रोड्यूस करते हो तो आपको स्टोर करने की जरूरत होती है, ठीक, ताकि आप अभी उसको सेव करके रख सको और फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट हो तब सेल कर सको। तो आपको वेयर हाउस चाहिए, या फिर हम कहें कोल्ड स्टोरेज।
कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज के लिए स्पेसिफिकली हम अगर बोल दें कि आप पोटैटो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। या फिर मान लो आप जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आपको मार्केट में सेल करना है, तो हमें ट्रेडर्स चाहिए जो उस प्रोडक्ट को सेल कर सके मार्केट में। सेल करने के लिए आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना पड़ेगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज है, ट्रेडर्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे फैसिलिटीज क्या है, सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मान लो आप एग्रीकल्चर करने के लिए या कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेकेंडरी सेक्टर को भी अगर हम देखें तो आपको कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीदने के लिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए आपको लोन चाहिए। तो लोन के लिए कहां से हमें मिलती है लोन, बैंकिंग फैसिलिटीज। तो बैंकिंग फैसिलिटीज क्या है, सर्विस सेक्टर में आते हैं। या मान लो आपका प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स एक जगह से दूसरे जगह सेल होने के लिए जा रहा है, तो इन ट्रांजिट में वो लॉस्ट ना हो जाए तो उसे हम सिक्योर करवाते हैं, उसका भी हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इंश्योरेंस भी क्या होगा, हमारा सर्विस सेक्टर में आएगा। ये तो सर्विस सेक्टर में। इसके अलावा और कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो हमें डेली लाइफ में चाहिए। से फॉर एग्जांपल हमें डॉक्टर्स चाहिए, क्लियर, हमें लॉयर्स चाहिए, या हमें जितने भी जो आप प्रोफेशंस देखते हो, टीचर्स चाहिए, बार्बर चाहिए, वॉशरमैन चाहिए, ये इतने सारे प्रोफेशंस में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कौन से सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है। तो क्लियर हुआ। इंडियन इकोनॉमी को क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में नेचर ऑफ एक्टिविटी में आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स विद द हेल्प ऑफ सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या विद द हेल्प ऑफ सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टर्शियरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर इज अ सेक्टर विच हेल्प for the growth and advancement of primary as well as secondary sector. Tertiary sector का example क्या है, इंश्योरेंस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर, वॉशरमैन, बार्बर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं टर्शियरी सेक्टर्स के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को कितने भाग में क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज मींस यहाँ पे सब कुछ देख रहा है, इन ऑर्डर है। ऑर्गेनाइज मतलब सब कुछ ठीक ठाक, जो भी आप देखते हो, जैसे मान लो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मींस उनका फिक्स्ड सैलरी होगा, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होगा, अदर बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सब फिक्स होंगे, उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे हो गया हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, या मान लो कोई टी शॉप में काम कर रहा है या कोई किराना शॉप में काम कर रहा है, तो ये सारे सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। इनका फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं होता, इनको पेड हॉलीडेज नहीं मिलते, संडे ऑफ नहीं मिलता, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलती, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी नहीं मिलती हैं। इन्हें ये सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। क्लियर। इनका कोई फिक्स्ड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स भी नहीं होता है। ये लोग, इनके लिए भी गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर। थर्ड सेक्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज मतलब बिजनेस को ओन कौन कर रहा है, बिजनेस का जो एसेट्स है वो मेजॉरिटी किसके पास है। तो वो क्लासिफिकेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर, मतलब ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथों में है। मींस हियर एसेट्स जो है बिजनेस का ओन्ड बाय OWNED, ओन्ड बाय
गवर्नमेंट, ठीक। और अगर एसेट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। क्लियर। अब एग्जांपल क्या होगा पब्लिक सेक्टर का, जैसे मान लो SAIL सेल हो गया, BHEL हो गया, HAL हो गया, ये सारी कंपनियां क्या है पब्लिक सेक्टर में आती हैं। या प्राइवेट सेक्टर में क्या होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा हो गया, ICICI हो गया, ये जितने सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब आ जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में। क्यों? क्योंकि हियर एसेट्स आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इस चैप्टर में हम इन तीनों सेक्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में हमने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज हमने देखा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स। हियर थ्री सेक्टर मींस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर में हम कंपैरिजन निकाल के देखेंगे किस किस ग्राउंड में, कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन तीनों सेक्टर में किसमें कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें उन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वांटिफाई करना होगा कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज किस सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तीनों जो सेक्टर्स हैं उसमें कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा या सबसे कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इन तीनों सेक्टर्स को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर को कंपेयर करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग में प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट हमारा है कि ये जीडीपी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है या इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है। क्लियर। तो ये कंपेयर करने के लिए हमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यहां पे हमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि ये तीनों ही सेक्टर में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में। ठीक। और तीनों ही सेक्टर में अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स मेजर कर ले कि किसमें कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, उससे भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में मान लो 1000 यूनिट्स ऑफ दाल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, 1000 यूनिट्स ऑफ दाल प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में मान लो 1 कार प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो 1000 यूनिट्स ऑफ दाल है और 1 कार है, इसके बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने का ट्राई करें तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है कि हम rather than calculating the quantity produced in each sector, we have to calculate the value. We have to calculate the value. अब मान लो ये जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो 1000 यूनिट्स ऑफ दाल प्रोड्यूस हुआ है उसका वैल्यू क्या है, उसका प्राइस कितना हो सकता है। क्लियर। तो मान लो 1000 यूनिट्स ऑफ दाल है, उसका प्राइस है मान लो 100 रुपीज, तो हमें इसका वैल्यू मिल गया। अभी वहीं पे 1 कार प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में 1 कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इसका प्राइस कितना है 5 लाख फॉर एग्जांपल। तो 5 लाख और 100 हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो इकोनॉमिस्ट ने हमें सजेस्ट किया है कि नंबर ऑफ यूनिट्स को हम कंपेयर नहीं करेंगे, रादर देन हम उस यूनिट्स का वैल्यू को निकालेंगे कि एक्चुअल वैल्यू कितना है, हर सेक्टर में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, और एक्चुअल वैल्यू को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं इस सेक्टर में भी जो भी प्राइस आएगा। क्लियर।
तो यहां पे हमने देखा कि तीनों सेक्टर में जब हम कंपेयर करने गए तो हमें क्वांटिटी को कंपेयर नहीं करना है, उसके वैल्यू को कंपेयर करना है। उसके वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना है, फिर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? अभी वैल्यू को भी कंपेयर करने में और एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में अभी हम जानते हैं। मान लो प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में, तीनों में जितने ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसका वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अगर तीनों ही सेक्टर के वैल्यू को हम अगर कैलकुलेट कर ले और ऐड कर दे, सम अप कर दे, तो ये तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में क्या है हमें पता चल जाएगा। क्लियर? तो अगर तीनों सेक्टर के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कंट्री का जीडीपी मिलता है। क्लियर? अगर हम जीडीपी को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज टर्सरी सेक्टर। इसको हम अच्छे डिटेल में जानेंगे। वैल्यू को कैलकुलेट करने में जो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हम पहले जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानो यहां पे व्हीट है, व्हीट से क्या बनता है? फ्लोर बनता है। फ्लोर से क्या बनता है? मान लो बिस्किट्स बन रहे हैं। क्लियर? मान लो 1 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ है, 1 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ है जो कि प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है वो व्हीट है। तो 1 kg ऑफ व्हीट को जब हम ग्राइंड करेंगे तो फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ फ्लोर निकला है, हमें आटा मिला है। और यही 1 kg ऑफ आटा को अगर हम बिस्किट में कन्वर्ट करते हैं तो ये मान लो 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट हमें मिला है। अब ये 1 kg ऑफ व्हीट है, इसका प्राइस है, या इसका हम प्राइस बोलो या इसका वैल्यू बोलो, 10 रुपीज है। क्लियर? 1 kg ऑफ व्हीट का प्राइस कितना है या वैल्यू कितना है? 10 रुपीज है। तो अगर हमने किसी वेंडर से 1 kg ऑफ व्हीट खरीदा तो हमें उनको कितना पे करना पड़ेगा? ओनली 10 रुपीज। क्लियर? सेकेंड, जो इस व्हीट को ग्राइंड करके फ्लोर बनाएंगे वो मान लो इस व्हीट को 20 रुपीज पर kg सेल कर रहे हैं। तो अगर हम फ्लोर खरीदेंगे या आटा खरीदेंगे तो हमें कितना पे करना होगा? 20 रुपीज। क्लियर? वही 1 kg ऑफ फ्लोर को जब बिस्किट्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल 60 रुपीज में वो 4 पैकेट्स का बिस्किट सेल होता है। ये 1 kg ऑफ व्हीट से ही बना है। ठीक? तो ये जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर है उसको 1 kg ऑफ व्हीट से 4 पैकेट्स ऑफ जब बिस्किट बनाए तो उन्हें कितने रुपीज मिल रहे हैं? 60 रुपीज। जो आटा वाला है, फ्लोर वाला है, उसको कितना मिल रहा है? 20 रुपीज। और जो व्हीट सेल कर रहे हैं उनको कितना मिल रहा है? 10 रुपीज। अभी ध्यान से सुनो, अगर मान लो हम डायरेक्टली व्हीट परचेस करके लाते हैं और हम कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर मान लो व्हीट परचेस करके लाए, हम घर में ही ग्राइंड करके और कंज्यूम कर लिए, तो हमें कितना पे करना पड़ा? ओनली 10 रुपीज। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी या टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमी कितना है, तो हमें क्या करना होगा? इस व्हीट का 10 रुपीज ही ऐड करना होगा, क्योंकि यहां पे 10 रुपीज हम उसको पे कर रहे हैं। जब ये फ्लोर है या आटा है, इस आटे वाले को हमने कितना दिया? 20 रुपीज। लेकिन ध्यान से देखो, जब हम इसे 20 रुपीज दे रहे हैं तो इसी में ये तो व्हीट किसी ना किसी से परचेस किया है तब इसको फ्लोर बना रहा है, तो इट इंक्लूड्स 10 रुपी ऑफ व्हीट ऑलरेडी। इट इंक्लूड्स 10 रुपी ऑफ व्हीट्स ऑलरेडी। तो यहां पे जो हमने 20 रुपीज इसको दिया तो 10 रुपीज इसके पास रहा और 10 रुपीज जो इसे व्हीट दिया है, सप्लाई किया है, उसको वो दिया। तो एक्चुअल में इस फ्लोर वाले को कितना रुपया मिला? ओनली 10 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये व्हीट किसी और से खरीदा है और उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जो आटा में कन्वर्ट किया है, जो फ्लोर में कन्वर्ट किया है, उसका वैल्यू ओनली 10 रुपीज है। क्लियर? तो इस प्रोसेस में व्हीट से जो फ्लोर बना, इसमें जो वैल्यू क्रिएशन हुआ है, जो वैल्यू क्रिएशन हुआ है वो ओनली 10 रुपीज का है। ऑल्दो इसे हम 20 रुपीज पे कर रहे हैं, लेकिन इसके पास कितना रुपया रहेगा? 10 रुपीज। और बाकी 10 रुपीज इसके लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, व्हीट प्रोवाइड किया, उसको इसे देना पड़ेगा। क्लियर?
सिमिलरली मान लो बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स है तो उसे हमने दिया 60 रुपीज, तो इसी 60 रुपीज में ये 60 रुपीज हमसे लेगा और 20 रुपीज किसे वापस करेगा, जो इसे फ्लोर प्रोवाइड किया है। और ये पर्सन क्या करेगा, 10 रुपीज अपने पास रखेगा और 10 रुपीज किसे देगा, जो व्हीट प्रोवाइड किए हैं। तो अगर हम बिस्किट खरीद के परचेस कर रहे हैं तो बिस्किट जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके पास अपने पास कितने रुपीज हैं, 40 रुपीज, क्योंकि यहां पे वैल्यू क्रिएशन कितने रुपए का हुआ है, 40 रुपीज का हुआ है। ठीक, ऑल्दो हम 60 रुपये पे कर रहे हैं, ये 60 रुपीज में आउट ऑफ 60 रुपीज 40 रुपीज का वैल्यू क्रिएशन बिस्किट मैन्युफैक्चरर ने किया है, 10 रुपीज का वैल्यू क्रिएशन फ्लोर मैन्युफैक्चरर ने किया है एंड 10 रुपीज व्हीट जो मैन्युफैक्चरर है उसने किया है। तो जब हम वैल्यू को ऐड, यहां पे जितने वैल्यू क्रिएशन हुए हैं, यहां पे जितने वैल्यू क्रिएशन है और यहां पे जितने वैल्यू क्रिएशन है, तीनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएगा। क्लियर? तो वैल्यू ऐड करने के टाइम पे भी हमें ध्यान रखना है, वैल्यू ऐड कैलकुलेट करने के टाइम पे भी हमें ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू एडिशन को हम ऐसे कर सकते हैं, देखो वैल्यू एडिशन को मान लो प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 है, इसको 10 रुपीज मिला, इसको 20 रुपीज मिला, इसको 60 रुपीज मिला। ठीक, तो वैल्यू एडिशन का प्रोसेस 1 में अगर मान लो हम कंट्री का जीडीपी निकाल रहे हैं, कंट्री का जीडीपी निकाल रहे हैं, इकोनॉमी में टोटल वैल्यू कितना क्रिएशन हुआ उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोसेस 1 के थ्रू मान लो 10 रुपीज, 20 रुपीज यहाँ पे और 60 रुपीज यहाँ पे, तो कितना होगा 90 रुपीज। तो यहाँ पे जीडीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 रुपीज, लेकिन एक्चुअली में इसको मिला कितना है 60 रुपीज। यहाँ पे क्या है, हम जो यहाँ पे और प्रोसेस 2 है, ये है प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन कितना हुआ है 10 रुपीज, यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन किया हुआ है कितना हुआ है ओनली 10 रुपीज। क्लियर? और यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन कितना हुआ है 40 रुपीज, तो इसमें कितना होगा 60 रुपीज। अब देखो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में क्या डिफरेंस है, फाइनल जो हम यहां पे पेमेंट कर रहे हैं और जो इस पेमेंट में ही ऑलरेडी फ्लोर का और व्हीट का पेमेंट इन्वॉल्व है। ठीक, तो हम जब वैल्यू क्रिएशन को एड अप करेंगे तो हम प्रोसेस 1 फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 20 रुपीज फ्लोर वाले को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स 10 रुपीज ऑफ व्हीट सेलर, तो एक्चुअली में इसको कितना मिलेगा 10 रुपीज। क्लियर? यहां पे 10 रुपीज, यहां पे 10 रुपीज और ये 60 रुपीज इसको मिल रहा है, तो 60 में से 20 इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर ये 20 में से 10 रुपीज इसको ट्रांसफर करेगा, तो इसको मिला कितना 40, तो एक्चुअली होगा कितना 60। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहां पे जब हम फ्लोर का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और जब बिस्किट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग या हम बोल सकते हैं ट्रिपल काउंटिंग। एक ही वैल्यू को हम 2 या 3 बार कैलकुलेट कर दे रहे हैं, एड अप कर दे रहे हैं। इस प्रोसेस में हम डबल काउंटिंग या ट्रिपल काउंटिंग के प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं। इस प्रोसेस में इसको कितना पेमेंट मिला उस पर हम नहीं जा रहे हैं, इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू क्रिएशन हुआ है उस वैल्यू क्रिएशन के लिए जितना पैसा मिला है उसी को हम एड अप कर रहे हैं। इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई किए, वैल्यू एडेड मेथड। जीडीपी का डेफिनेशन क्या होगा, जीडीपी का डेफिनेशन होगा इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। साथ में लिखते भी चलो, जीडीपी इज द total value of all final goods and services produced within a country for a particular period of time। ये जो फाइनल वैल्यू बोल रहे हैं ना, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये यहां पे की टर्म है। फाइनल वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिस्किट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसी में फ्लोर और व्हीट का कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ये फ्लोर से बिस्किट, फ्लोर जब तक है तब तक बिस्किट नहीं बना है, जब बिस्किट बन गया तब हमारा फाइनल वैल्यू बन सकता है। यहां पे फ्लोर एंड व्हीट
इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्लियर? तो हम इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसीडर करते हैं। अगर मान लो हमने व्हीट को परचेस करके व्हीट को ही कंज्यूम कर लिया तो ये होगा, तब हम सिर्फ व्हीट का प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। यहां पे व्हीट ही हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर फ्लोर परचेस करते हैं, फ्लोर को ही हम कंज्यूम कर लिए तो यहां होगा फ्लोर का फाइनल वैल्यू। और अगर हम बिस्किट परचेस करते हैं तो बिस्किट ही हुआ हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे फिर से जब बिस्किट के प्राइस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसी टाइम में फिर से फ्लोर और व्हीट के प्राइस को कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर बिस्किट के प्राइस को हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर सिमिलरली हम फ्लोर के प्राइस को भी कैलकुलेट किया और व्हीट के प्राइस को भी अगर कैलकुलेट हमने किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे डबल काउंटिंग और ट्रिपल काउंटिंग का हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड्स है, फ्लोर एंड व्हीट इंटरमीडिएट है बिस्किट्स के लिए। क्लियर? तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? आसान है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक? तो फिगर 1 में है जीडीपी में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो लेफ्ट एक्सिस में हमने रखा है रुपीज इन करोड़, यह है टोटल वॉल्यूम ऑफ जीडीपी। ठीक? और दूसरे एक्सिस में हमने रखा है ईयर्स, 1973, 74 एंड 2013-14 के फिगर को, हम दो ईयर को लेके कंपेयर करके देखेंगे कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का ज्यादा है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का या टर्शियरी का। ठीक? लेकिन उसको जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज जानते हैं, जैसे हिस्टोरिकली चेंजेस क्या क्या है। हिस्टोरिकली हम लोग सब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है या हम लोग सब कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे? प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। मतलब हम लोग एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और उधर से जो आउटपुट आता था हम लोग उसे कंज्यूम करते थे। क्योंकि पेट खाली रहेगा तो हम अदर एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व होंगे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़, हमें सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोग सब प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो मेजॉरिटी जो सोसाइटी थे सबके सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले टास्क करते थे। फिर सोसाइटी इवॉल्व हुआ, शिफ्ट हुआ, फिर जब हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो हम धीरे धीरे क्या किए, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। मान लो अगर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका प्रोड्यूस अगर एक्सेस हो गया हमारे कंजम्पशन से, तो जो एक्स्ट्रा फूड है उसे हम क्या करेंगे, कहीं बाहर जाके दूसरी जगह सेल कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करेंगे तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए, सेल करने के लिए कहीं जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, या फिर ट्रेड, उसको बेचना है कहीं और तो ट्रेड करना होगा तो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये सारे फैसिलिटीज़ के, ये सारे रिक्वायरमेंट्स के कारण हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ। या फिर मान लो हम फूड सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, घर के दूसरे मेंबर या हम भी दूसरे किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लो कोई पॉटरी मेकिंग बना रहा है या फिर वुडन वर्क कोई कुछ कर रहा है, एग्रीकल्चरल टूल्स बना रहे हैं, तो फिर हम वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के कामों में इन्वॉल्व होते गए। फिर धीरे धीरे जब हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी हमें एक सर्टेन लेवल पे हमने अचीव कर लिया तो रिक्वायरमेंट आ गया टर्शरी सेक्टर्स का। फिर हम लोगों ने मूव किया टर्शरी सेक्टर के ऊपर, फिर हमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, जितनी सारी सर्विसेज सेक्टर्स हैं उनका रिक्वायरमेंट आने लगा। ठीक, तो हमारा ग्रेजुअल शिफ्ट हिस्टोरिकली क्या है, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया वाले हम थोड़ा अलग है। हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर्स में हम लोग इन्वॉल्व हुए और प्राइमरी एक्टिविटीज़ किए, वहाँ से हम लोगों ने डायरेक्ट शिफ्ट किया टर्शरी। तो इंडिया में जो ग्रोथ पैटर्न मिला है या हिस्टोरिकल जो चेंजेस है तीनों सेक्टर में, या शिफ्ट अगर हमने कहा तो शिफ्ट में आ जाएगा फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी डायरेक्टली। हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उतना इंपॉर्टेंस अभी भी नहीं दिया है, इसलिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में या सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग अभी भी पीछे हैं। क्लियर?
तो अब हम देखेंगे ये जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये तीनों सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, और इसीलिए हम लोगों ने 2 इयर्स के डेटा को लिया है, 73, 74, और आफ्टर 40 इयर्स 2013 एंड 14 दोनों के डेटा को लेके कंपेयर हम करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, इजीली आप लोग भी समझ सकते हो। देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक 1 एक्सिस में हमने लिया है रुपीज इन करोड़, ये जीडीपी का वॉल्यूम है कि हमारे पास जीडीपी कितने रुपये का था, और एक एक्सिस में हमने लिया है ईयर्स 1973, 74 एंड 2013, 14। तो अभी ध्यान से देखो 73, 74 में हमारे जीडीपी का वॉल्यूम कितना था, बस इतना। मान लो ये 5 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ है, हम यही थे, हमारा जीडीपी का टोटल वॉल्यूम ही इतना था। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कितना था, बस इतना ही था। हमारे कंट्री में टोटल जो आउटपुट हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, उसका वैल्यू कितना था, बस इतना ही। ठीक, यहाँ 5 लाख करोड़ है, थोड़ा सा 5 लाख करोड़ से ऊपर। ठीक, इसमें हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को देखा। तो यहाँ पे ये है मान लो टर्शियरी सेक्टर, ये है सेकेंडरी सेक्टर, और ये है प्राइमरी सेक्टर। तो इस 73, 74 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था टर्शियरी सेक्टर का, देन था प्राइमरी सेक्टर का, और देन था सेकेंडरी सर्विसेज का। फिर से बोलो, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। यहीं पे देखो आप, यही फिगर 2013-14 में हमारा जो जीडीपी का टोटल वॉल्यूम इतना था, यहाँ पे 73, 74 में, वहीं पे 13-14 में इतना हो गया। मतलब हम यहाँ से इतना हमारा जीडीपी का वॉल्यूम हो गया। अब जो टोटल जीडीपी था 40 इयर्स बैक, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर से आ जा रहा है। ये मान लो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक, ये है सेकेंडरी सेक्टर, और ये है टर्शियरी सेक्टर। तो हमने क्या देखा, टोटल जीडीपी का वॉल्यूम आफ्टर 40 इयर्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन इंक्रीज में भी जो कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट टर्शियरी सेक्टर का था, वो अभी बहुत हाई रेट में इंक्रीज हुआ है। ठीक, प्राइमरी सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन उतने रेट में नहीं जितना कि टर्शियरी सेक्टर में हुआ है। और सर्विस सेक्टर में हमारा कंट्रीब्यूशन, इसका यहां भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ कहां हुआ है, हाईएस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिला है टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में। सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ या थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ, इसके बारे में हम डिटेल यहां पे जान सकते हैं। यहां पे क्या है, शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। इस फिगर में देखो, हमारे जीडीपी में मान लो टोटल 100% होते हैं। ठीक, 100% मतलब मान लो 100 रुपया हमने अर्न किया, तो 100 रुपया में 1973-74 में 40 रुपीज प्राइमरी सेक्टर से आता था, 13 रुपीज सेकेंडरी सेक्टर से आता था, और 47 रुपीज आता था कहां से, टर्शियरी सेक्टर से। तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कहां का है, 73-74 में भी टर्शियरी सेक्टर का। सेकेंड हाईएस्ट कौन है, प्राइमरी सेक्टर, और थर्ड हाईएस्ट कौन है, थर्ड हाईएस्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सिमिलरली आफ्टर 40 इयर्स क्या हो जा रहा है, ये जो इस यहां आफ्टर 40 इयर्स प्राइमरी सेक्टर का कितना आ रहा है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, 100 रुपये में से 14 रुपीज हम अर्न कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से 19 और टर्शियरी सेक्टर से 67। तो यहां फर्स्ट क्या है, आफ्टर 40 इयर्स, आफ्टर 40 इयर्स हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहा किसका है, टर्शियरी सेक्टर का ही है। सेकेंड कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी, एंड थर्ड कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का। तो यहां से अगर हम कंक्लूड करना चाहे, तो हमें 2 पॉइंट कंक्लूजन में मिलते हैं। फर्स्ट, कि हमने ओवर द 40 इयर्स जीडीपी का जो वॉल्यूम है, जीडीपी का जो वॉल्यूम है, हमने वो बहुत ही इंक्रीज किया हुआ है। ठीक, सेकेंड कंक्लूजन हमारा क्या होगा, सेकेंड कंक्लूजन ये होगा कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है तीनों सेक्टर का, उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन अगर हम कहें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, तो वो है टर्शियरी सेक्टर का। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शियरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर देखने को मिला है किसी भी सेक्टर में, तो कौन से सेक्टर में मिला है, टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर में।
तो ऐसा क्यों हो गया कि सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है? ठीक, कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके कारण सर्विस सेक्टर और ज्यादा बूम होते जा रहा है और ज्यादा इंप्रूव्ड होते जा रहा है, तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो यहां पे देखो ध्यान से, सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर इज ग्रोइंग। वाई सर्विस सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर इज ग्रोइंग, या हम कह सकते हैं वाई द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर इज मोर देन द अदर सेक्टर्स। सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है, उसके कुछ रीजंस है। ये 4 बेसिक रीजंस है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यू बेसिक सर्विसेज, जैसे मान लो कि कंट्री अगर डेवलप कर रहा है तो कुछ बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट फुलफिल करती है। जैसे कंट्री अगर ग्रो कर रहा है एज ए होल तो हमें मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल फैसिलिटीज, स्कूलिंग, पुलिस स्टेशन, बैंकिंग, ठीक, ये सारे बेसिक सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट हमें उपलब्ध करवाती है। तो कंट्री जितना ज्यादा ग्रो होगा इन सारी बेसिक सर्विसेज का डिमांड क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो जितना ज्यादा बेसिक सर्विसेज का डिमांड बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होता जाएगा। क्लियर? यह माना गया है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में जितना जॉब रिक्वायरमेंट है उसको अगर हम फुलफिल कर दे तो 20 लाख जॉब क्रिएट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में। समझ गए? जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनका रिक्वायरमेंट जो है टीचिंग स्टाफ्स का, एजुकेशन सेक्टर में जितना जॉब का रिक्वायरमेंट है उसको अगर हम फुलफिल कर दे तो 20 लाख जॉब क्रिएट हो सकता है। मतलब क्या है कि जितने कंट्री जितना डेवलप्ड होगा उतनी ही ज़्यादा बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, और बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, बैंक्स, ये सब की सुविधाएं लोग और चाहेंगे, तो सर्विस सेक्टर का डिमांड होगा, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होगा। क्लियर? सेकेंड है डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। जैसे मान लो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर मीन्स सेकेंडरी सेक्टर। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में होगा तो हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में या एडवांसमेंट में कौन हेल्प करता है, टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विसेज सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जितना ग्रो होगा टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ सर्विस और द टर्शियरी सेक्टर। पॉइंट नंबर 3 क्या है? व्हेन इनकम लेवल इंक्रीजेस, जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है, जब हमारा इनकम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम फ्यू बेसिक सर्विसेज को डिमांड करने लगते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमारा इनकम लेवल इंक्रीज हो गया तो हमें ईटिंग आउट, हम बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में, होटल में खाने के लिए वीकली 1 दिन या 2 दिन जाते हैं। तो जितना ज़्यादा इनकम लेवल हमारा इंक्रीज होगा, कहीं बाहर जाके खाना या फिर घूमना, टूरिज्म या हम पार्क में जाना बोल सकते हैं, या फिर मूवी थिएटर्स में जाना, जितने सारे एक्स्ट्रा सर्विस, या मान लो इनकम लेवल इंक्रीज हुआ तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना। क्लियर? हमें मेडिकल कुछ इश्यूज हुआ तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें जाना। समझ रहे हो? तो जितना इनकम लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा उतना हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक सर्विसेज हैं उसका हमें रिक्वायरमेंट्स बढ़ता जाएगा, और हम बाहर खाने के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, या अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के लिए हम जा सकते हैं, या फिर हम डिमांड कर सकते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारा ट्रीटमेंट हो। तो इस कारण से क्या हुआ, इनकम लेवल जितना इंक्रीज हो जाएगा डिमांड फॉर सर्विसेज हम उतना ज़्यादा करने लगेंगे, एंड दैट विल लीड टू द सर्विस एंड टर्शियरी सेक्टर्स ग्रोथ। क्लियर? नेक्स्ट है कि अभी न्यू सर्विस इमर्ज हुआ है ड्यू टू दी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी के आ जाने से अभी न्यू सर्विसेज इमर्ज हो गए हैं और हम घर से ही सारी चीज़ों को, सुविधाओं को लेने का ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अभी अब तक तो हम बाहर जाके खा रहे थे, अभी आईटी सेक्टर आ जाने से, आईटी के डेवलपमेंट से आ जाने से हम क्या कर रहे हैं, बाहर ना जाके हम घर पे ही फूड को ऑर्डर कर लेते हैं। घर बैठे ही हम कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है तो हम टिकट
बुक कर लेते हैं, या फिर हमें कहीं का रिजर्वेशन लेना है या मूवी थिएटर का टिकट बुक करना है, तो हम घर पे बैठे ही वो सारी सुविधाएं लेने का ट्राई करते हैं। तो ये सारी हम जो ये सारी सुविधाओं को ले पा रहे हैं वो किसके लिए ले पा रहे हैं? ये जो IT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये जो ICT है, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके आ जाने से क्या हो रहा है, हमें और सुविधा मिल रही है। और जितना हमें सुविधा मिल रही है हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज को और ज़्यादा अवेल करने का ट्राई कर रहे हैं, और जिसके कारण सर्विस और टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ आ जा रहा है। तो इसलिए हम सम अप करके कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ अदर सेक्टर के ग्रोथ से ज़्यादा इसलिए हो रहा है ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजंस। क्लियर? तो अब हम जानेंगे कि वेयर मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है। मतलब ये जान सकते हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में कौन से सेक्टर में कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। क्लियरली? ये हमारा हो गया फिगर 3। इससे पहले हम लोगों ने फिगर 1 और फिगर 2 पढ़ा था। फिगर 2 हमारा यहाँ है, फिर से मैं फिगर 2 को ड्रॉ किया हूं। फिगर 2 क्या था? शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, जीडीपी में कौन से सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिगर 3 क्या है? कौन से सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले जो फिगर 2 लिया था वहां पे यहाँ पे हम लोगों ने जीडीपी यहाँ 20% से लेके मान लो 100% तक है, और यहाँ पे ईयर्स लिया था 1974, 73, 74 एंड 2013-14, 2 साल का डेटा लिया था। तो हम लोगों ने देखा 73, 74 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हो रहा है तो टर्शियरी सेक्टर का हो रहा है। सेकेंड कंट्रीब्यूशन कहाँ का हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर का। एंड जो थर्ड कंट्रीब्यूशन है वो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का। वहीं 2013-14 आफ्टर 40 इयर्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? इसका ही, टर्शियरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर जो 47 था बिफोर 40 इयर्स, अभी वो हो गया 67%। तो ये जो टर्शियरी सेक्टर का शेयर है जीडीपी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। क्लियर? और यहीं पे सेकेंडरी सेक्टर का क्या हुआ है? 13% था बिफोर 40 इयर्स, 40 इयर्स के बाद भी वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, लेकिन 13 से लेके 19% तक हुआ है, ग्रोथ हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ है। क्लियर? और वहीं पे प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो 73-74 में 40% था, वो क्या हो गया है? जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम होके कितना रह गया है? ओनली 14%। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला कि थ्रू आउट द ईयर्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है? टर्शियरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर बूम होते गया, और सबसे जो फॉल आउट है, जो सबसे नीचे स्तर पे है, वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर का। क्लियर? अब हम जानेंगे कि ये तीनों सेक्टर में, अब तो हम कंट्रीब्यूशन जान गए कि कौन से सेक्टर जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जानेंगे कि इस सेक्टर में कितने % पॉपुलेशन हमारे लोग काम कर रहे हैं, इस सेक्टर में कितने और इस सेक्टर में कितने। तो यहाँ पे जो हमने डेटा लिया है, ये लिया है 77, 78 और 2017-18 का। ये सेम डेटा नहीं है, डेटा से कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट को समझना। तो 1977 और 78 में जो हमारे मैक्सिमम पॉपुलेशन था, मान लो कंट्री में 100 लोग रहते हैं हमारे, कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। तो 100 लोग यहां तक आ जाएंगे 100%। तो 100 लोग में से 77-78 में 100 लोग से 71% लोग, 71 लोग कहां काम कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा नौकरी कौन सा सेक्टर दे रहा था? प्राइमरी सेक्टर दे रहा था। सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्राइमरी सेक्टर में था। देन किसका कंट्रीब्यूशन था? देन था टर्शियरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर में कितने % लोग काम करते थे? 18%। और सबसे कम था सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें कि सिर्फ 11% लोग हमारे काम करते थे। और अभी रिसेंट वाले डेटा में अगर हम देखेंगे तो देखो सबसे ज्यादा लोग किस में, कौन से काम में इन्वॉल्व थे? प्राइमरी सेक्टर वाले काम में। अभी 71 से ये क्या हो गया? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। 71% लोग काम कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर में, अभी वो हो गए हैं 44%। ठीक है? 71 से क्या हो गया? 44%। मतलब कुछ लोग यहां से जॉब छोड़ के यहां और यहां गए होंगे। क्लियर? ठीक? तो कुछ लोग यहां से यहां और यहां गए हैं। अभी देखते हैं
प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो 44% है, जो कि सबसे हाईएस्ट अभी भी है। इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कौन है? 44 है। सेकंड जो रैंक पे आता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो है टर्सरी सेक्टर में। एंड अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलो या सेकेंडरी सेक्टर थर्ड रैंक में आता है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है लोगों को अभी भी सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में मिल रहा है, सेकेंड मिल रहा है टर्सरी सेक्टर, और लास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी देख लो इस फिगर और इस फिगर को ध्यान से देखो। यहां पे देखो सबसे ज्यादा लोग, अगर 100 लोग आपके कंट्री में है तो 44 लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। लेकिन 100 का 44 लोग घुसे हुए हैं इसमें, 100 का 44 लोग प्राइमरी सेक्टर का जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 14%। मतलब 44 लोग, 100 में से 44 लोग जो काम कर रहे हैं उससे जो आउटपुट आ रहा है ओनली 14 रुपीज आ रहा है। आसान भाषा में समझ पा रहे हो? वहीं पे अगर देखेंगे टर्सरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं? 31%। मतलब 31 लोग जो काम कर रहे हैं उसका आउटपुट कितना आ रहा है? 31 लोग जो काम कर रहे हैं वो 100 में से कितना अर्न कर रहे हैं? वो अर्न कर रहे हैं 67 रुपीज। क्लियर? तो ये जो 31% एम्प्लॉयड है टर्सरी सेक्टर में वो जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? 67%। मतलब कम लोग काम कर रहे हैं और अर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है टर्सरी सेक्टर में, इसलिए टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। और हम अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें, सेकेंडरी सेक्टर, तो 25% लोग इसमें जॉब कर रहे हैं या इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी से, और जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है 19%। क्लियर? तो इससे हम अगर कंक्लूजन निकालना चाहे, इसे अगर हम कंक्लूड करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कहाँ? प्राइमरी सेक्टर में, जो कि अभी भी है 17-18 के फिगर से। लेकिन ये जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ये क्या हो रहा है? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लेकिन इसका लोएस्ट है। मतलब फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? प्राइमरी सेक्टर में। पैरेलली लोएस्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? प्राइमरी सेक्टर का। क्लियर? इसको रिवर्स में सेकेंड कंक्लूजन क्या है? मिनिमम एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में है? टर्सरी सेक्टर में। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी किस में है? टर्सरी सेक्टर में। क्लियर? मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, मिनिमम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। मिनिमम लोग काम कर रहे हैं टर्सरी सेक्टर में, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में। तो अभी हम देखेंगे कि इतने लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में फिर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है प्राइमरी सेक्टर का? ऐसा क्या प्रॉब्लम है प्राइमरी सेक्टर का? क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण इतने लोग काम कर रहे हैं फिर भी हमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम देखने को मिलता है? तो अभी देखो कि प्राइमरी सेक्टर में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन लोएस्ट कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जब इतने लोग काम कर रहे हैं फिर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम क्यों है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तो फर्स्ट प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों है? अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम कह सकते हैं और एक टर्म में हम जानते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है? अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, उसे जानने से पहले और एक हम जानेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं कि गांव में जो लोग खेती कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो
क्रॉप का मान लो सोइंग सीजन है, ठीक है, इरिगेशन सीजन है या फिर हार्वेस्टिंग सीजन है। मान लो बीज को हम लगाते हैं, बीज को लगाने के टाइम में वो लोग इंगेज रहते हैं, फिर उसमें पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, उस टाइम में इंगेज रहते हैं। जब उनको हार्वेस्ट करके निकालते हैं तब वो इंगेज रहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें गैप है, इसमें ये तीनों प्रोसेस में क्या है, गैप इन्वॉल्व है। ठीक, मतलब क्या है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है ये क्या है, सीजनल इन नेचर है। मतलब थ्रू आउट द ईयर अगर हम बोले 365 डेज इनके पास वर्क अवेलेबल नहीं रहता है। क्लियर। तो इन गांव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, या जो लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है या एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है, उनमें क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। जब फसल का सीजन होगा तब वो बिजी रहेंगे और नहीं तो वो खाली बैठे रहेंगे। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण क्या होता है कि ये लोग ज़्यादा लोग दिखते हैं कि काम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, लेकिन आउटपुट उतना ज़्यादा या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। सेकेंड प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में 5 मेंबर्स है, एक फैमिली में कितने मेंबर है, 5 मेंबर, और इनके पास 2 एकड़ ऑफ लैंड है। कितने एकड़ लैंड है, 2 एकर्स ऑफ लैंड है, और इससे मान लो 100 kg ऑफ राइस प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर, एग्जांपल समझे। वन फैमिली में कितने मेंबर है, 5 मेंबर्स, जिसके पास लैंड है 2 एकर्स, एंड इसका जो टोटल आउटपुट है वो है 100 kg ऑफ राइस। क्लियर। लेकिन ये पांचों मेंबर क्या कर रहे हैं, इसी 2 एकड़ ऑफ लैंड में काम कर रहे हैं। क्लियर। इन एक्चुअली ये पांचों मेंबर का रिक्वायरमेंट इस छोटे से पीस ऑफ लैंड पे नहीं है। यहां पे अगर जस्ट 3 मेंबर जॉब करे, अगर सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर भी इस 2 एकड़ लैंड पे जॉब करे तो आउटपुट 100 kg ही होगा। आउटपुट रिमेन अनचेंज, आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये जो 5 मेंबर है, अगर इसे हम 2 मेंबर को एक्सक्लूड कर ले, क्या कर ले, इस 5 मेंबर से 2 मेंबर्स को एक्सक्लूड कर ले और कहीं सम अदर एक्टिविटीज में इनको इन्वॉल्व कर दे, तो यहां से कुछ अर्निंग आ सकता है। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। 5 मेंबर है तो उसी खेत में लगे हुए हैं, उसी जमीन पे लगे हुए हैं, तो इसके कारण ये जो 2 एक्स्ट्रा मेंबर है, ये क्या है, 2 एक्स्ट्रा मेंबर, दीज 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स आर सीम्स टू बी एम्प्लॉयड, but actually they are not employed. Here these 2 persons are called disguised unemployed. Clear? डाउट हो रहा है तो पैरेलली लिखते चलो। इन अ फैमिली सपोज देयर आर 5 मेंबर्स एंड दे आर हैविंग 2 एकर्स ऑफ लैंड एंड द आउटपुट ऑफ द लैंड इज 100 kg ऑफ राइस। क्लियर। If we exclude 2 members from among these 5 members, then these 2 extra members can involve in other activities. ठीक, and the remaining 3 members, if they will work in these 2 acres of land, the output of 100 kg of rice will remain unchanged. ठीक, तो here these 2 extra members seems to be employed, but in reality or in actually they are not employed. Here hence these 2 extra members are called disguised unemployed. ठीक है। तो जो एग्रीकल्चरल या प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं उसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट ही होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है। क्लियर। तो अब हमने जाना कि प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग जॉब करके भी, इतने लोग इन्वॉल्व होके ही लोएस्ट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्यों है। तो अब हम जानेंगे कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम प्राइमरी सेक्टर में मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि इकोनॉमी में हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है
शॉर्ट टर्म और एक हो सकता है लॉन्ग टर्म। एक हो सकता है शॉर्ट टर्म और एक हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो हम लोग पहले लॉन्ग टर्म पढ़ लेते हैं कि मान लो कि गांव अगर गवर्नमेंट कुछ कुछ बेसिक फैसिलिटीज अगर इनको प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी सेक्टर के लोगों को, तो वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स है उनको अगर चीप रेट में अगर लोन फैसिलिटीज मिलती हैं, अगर वो लोन फैसिलिटीज को चीप रेट में अवेल करते हैं, तो उन्हें जो एग्रीकल्चर करने के लिए सीड्स की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटर सप्लाई या अदर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीदने में उनको इजी होगा। अभी तक वो क्या कर रहे थे, अभी तक वो जो गांव के मनी लेंडर्स हैं, गांव के जो मनी लेंडर्स या जो बिग एग्रीकल्चरल फार्मर्स या बिग एग्रीकल्चरिस्ट या जो लाला लोग रहते हैं, उनसे मनी लेंडर्स से लोन लेते थे जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देता था। इसके कारण क्या होता था कि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था। वहीं पे अगर गवर्नमेंट लोन देगी तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगी। अगर उनका क्रॉप मान लो फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट उनके लोन को माफ भी कर सकती है, लेकिन मनी लेंडर कभी माफ करेंगे क्या? यहां से कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन जाता है। क्लियर? तो अगर गवर्नमेंट छोटी छोटी सुविधाएं अगर चीप रेट में लोन प्रोवाइड कर देंगी तो ये अपने एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स को या अदर सीड्स या जो भी इन्हें चाहिए वो परचेस कर सकती हैं और एग्रीकल्चर और अच्छे तरीके से वो कर सकती हैं, जिससे एग्रीकल्चरल का आउटपुट इंक्रीज होगा और जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सेकेंड, फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक विलेज है या 5-6 विलेज है जहाँ पे दाल बहुत से पर्याप्त मात्रा में उगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एक किसी को लोन प्रोवाइड करके वहाँ पे दाल का एक मिल स्टार्ट करने के लिए उन्हें मोटिवेट कर सकती है, या गवर्नमेंट खुद ही वहाँ पे जाके एक छोटा सा दाल के लिए मिल सेट कर सकती है। तो ये जो जितने भी दाल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने दाल को इजीली यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये प्राइमरी प्रोडक्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट में बदल जाएगा, प्रोसेस होके और पैकेट होके ये बाहर में इसका सेल हो सकता है। कुछ लोग यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को मिल सकता है। ठीक, या फिर मान लो एग्रीकल्चरल के लिए डैम्स बना देना या जो चेक डैम्स है बना देना या कैनाल्स बना देना, ये अगर सुविधाएं गवर्नमेंट उपलब्ध करवा देगी तो क्या होगा कि उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी या सिंचाई व्यवस्था के लिए जो पानी के कारण क्रॉप फेलियर हो जाते हैं, इरिगेशन प्रॉब्लम नहीं होगा। या मान लो कहीं पे पूरा थ्रू आउट देयर एक ही क्रॉप होता है क्योंकि वो हेवीली रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो यहाँ पे अगर इरिगेशन फैसिलिटीज होगा तो क्या होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो सकता है, जिससे कि उनको थ्रू आउट देयर जॉब मिल सकता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे गवर्नमेंट करने से क्या होगा, इनको सुविधाएं मिलेंगी और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, क्रिएट हो सकता है। ठीक, तो ये सारी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? शॉर्ट टर्म में इमीडिएट गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्कीम निकाला है MGNREGA। लिखते चलो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मीन्स क्या हो रहा है, यहां जॉब देने का गारंटी ले रही है गवर्नमेंट। ठीक, कि 100 डेज ऑफ जॉब, इसमें कितने दिन का जॉब मिलेगा, 100 डेज ऑफ वर्क गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिनके पास भी MGNREG का कार्ड होगा। ठीक है, उनको 100 थ्रू आउट गाँव में हम जानते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो फैमिली के कुछ मेंबर्स क्या होंगे कि उनको थ्रू आउट देयर 100 डेज ऑफ वर्क का जॉब गारंटी उन्हें मिले। अगर, और ये कौन से जॉब होंगे, गांव के डेवलपमेंट या उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स है, रोड बन रहे हैं, कैनाल्स बन रहे हैं,
पॉइंट्स बन रहे हैं या जो भी अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वहीं पे इन लोगों को इन्वॉल्व करके जॉब दिया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट इससे फेल करती है, अगर गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड द जॉब, इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द जॉब देन गवर्नमेंट विल गिव कॉम्पेंसेशन फॉर इट। ठीक है, ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था, इसको एक्सपेरिमेंट रूप में देखा गया और बहुत ही अच्छा चला। ये कब आया? MGNREGA 2005 से चल रहा है और ये बहुत ही ह्यूज सक्सेस है। शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। तो हमने देखा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, देयर आर शॉर्ट टर्म प्लान एंड देयर आर लॉन्ग टर्म प्लान एज वेल एज शॉर्ट टर्म प्लान टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कि मान लो अगर पोटैटो POTATO उस एरिया में बहुत सारे पोटैटो को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो पोटैटो को हमें स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर दी तो ये सारे जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो कोल्ड स्टोरेज में हम सेव करके रख सकते हैं। और जब मार्केट में डिमांड होगा, जिस टाइम में ऑफ सीजन होगा, उस टाइम में वो पोटैटोज को हम निकाल के मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिससे कि जो किसान है उसको भी पोटैटो का अच्छा से अच्छा दाम मिलेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है एंड अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। तो आपके बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कांता जॉब करती है जो कि एक ऑफिस में जॉब करती है, जहाँ पे क्या है, उन्हें एक प्रॉपर फिक्स टाइम है, 9 o'clock जाना है, 5 o'clock आना है, उन्हें क्या क्या काम करना है, वो उन्हें प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर दिया गया था उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उनका सैलरी कितना होगा, छुट्टियाँ कितने मिलेगी, संडे को हॉलीडेज होंगे कि नहीं, प्रोविडेंट फंड कितना होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने होंगे या अदर बेनिफिट्स उनको कितने मिलेंगे, वो सारी बातें लिखी रहती है। या फिर मान लो उन्हें अगर जो वर्किंग आवर्स है उसके अलावा अगर काम करते हैं तो उनको कितना एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगा, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी रहती है। वहीं पे कमल क्या करता है, बगल वाले ग्रॉसरी शॉप में जॉब करता है, जिसमें क्या है, उन्हें फॉर्मल ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर उन्हें कुछ भी नहीं मिला रहता है। वर्किंग आवर्स कहने को फिक्स रहता है लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। मान लो 8 o'clock जाता है और 9 o'clock रात को आता है, या 8 o'clock जाता है, इवनिंग 8 o'clock आता है, तो उससे भी अगर मान लो 10 o'clock तक किसी दिन काम करना पड़ा तो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। प्लस इसे प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि नहीं या अदर बेनिफिट्स, इनके बारे में यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं रहता है। तो कहने को ये है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो क्या, अंडर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आते हैं और ये लोग फॉलो करते हैं। ये लोग भी आते हैं लेकिन इनको ये लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को उतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर? वहीं मान लो कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उसका क्या होगा, फिक्स्ड वर्किंग आवर होगा। क्या होगा? फिक्स्ड वर्किंग आवर होगा। क्लियर? अगर मान लो ये अगर ग्रोसरी शॉप में काम कर रहा है, कोई टी स्टॉल में काम कर रहा है या स्ट्रीट वेंडर के वहां पे काम कर रहा है, तो इनका कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर ऐसा कुछ नहीं रहता है। मान लो जो ऑफिस में काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, अगर इनको एक्स्ट्रा वर्क कभी करना पड़ा तो इससे क्या मिलेगा, ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम के लिए इनको पेमेंट मिलेगा, जो कि ओवर टाइम पेमेंट क्या होता है, डबल द वेज। जितना आपको पर डे, मान लो 8 आवर्स आपने काम किया तो उसका आपको बनता है 1000 रुपीज़। 8 आवर्स आपने और एक्स्ट्रा काम किया तो आपको मिलेंगे 2000 रुपीज़। मतलब पहले 8 आवर्स के लिए 1000 रुपीज़, सेकेंड 8 आवर्स के लिए आपको मिलेंगे 2000 रुपीज़ डबल। तो आपको उस दिन कितना मिला, 3000 रुपीज़। तो ये एक्स्ट्रा वर्क फॉर एक्स्ट्रा पे या ओवर टाइम पेमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट होता है प्रोविडेंट फंड, पीएफ फैसिलिटी। प्रोविडेंट फंड मतलब ये ऐसा फंड है जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले होते हैं वो
आपका जो सैलरी है वो तो आपको देते हैं, उस सैलरी का आपसे ही 12% आपका पैसा लेके आपके पीएफ अकाउंट में वो लोग जमा कर देते हैं, ताकि आपको जब फ्यूचर में ज़रूरत हो तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और आपके अकाउंट से 12% तो डिडक्ट करके आपके नाम पे जमा करते हैं, प्लस अपने भी अकाउंट से 12% आपके अकाउंट में जमा करते हैं। तो आपको पर मंथ आपके सैलरी का 24% पीएफ अकाउंट में जमा होता है। क्लियर? कुछ कुछ कंपनियां क्या करती है, 12% में से 8.33% पीएफ में जमा करती है और 3.67% ये पेंशन फंड में जमा कर देती है। ये भी आपको रिटायरमेंट पेंशन फंड कब मिलता है? आपको जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे, जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो आप अपने पेंशन फंड से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और ये जो पीएफ का पैसा है, पीएफ का पैसा भी आप आफ्टर रिटायरमेंट भी ले सकते हो, या आपको मान लो बीच में आपको घर बनाना है, आपके बेटे की स्टडी के लिए, बेटी की स्टडी के लिए आपको पैसे चाहिए, या शादी है या हेल्थ इमरजेंसी है, तो आप वो पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। या फिर इसमें अदर बेनिफिट सच एज रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन वगैरह मिलता है, या मान लो ग्रेच्युटी बेनिफिट कहाँ मिलता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ग्रेच्युटी बेनिफिट नहीं मिलता। ये ग्रेच्युटी बेनिफिट क्या है? ग्रेच्युटी ये है कि आपने एक कंपनी में जितना साल भी काम किया है, मान लो मैं 2020 में ज्वाइन किया, 2050 में मैं रिटायर हुआ। क्लियर? तो 2020 में मेरा सैलरी था 1000, ठीक। 2050 में मेरा सैलरी हो गया 1 लाख, ठीक। तो हमने कितने साल जॉब किए यहाँ पे? मान लो फॉर एग्जांपल 30 इयर्स जॉब किए, ठीक। तो 30 इयर्स जो जॉब किए हैं, ये मंथली सैलरी है, 1000 रुपये मंथली सैलरी, और 2050 में 1 लाख रुपीज मंथली सैलरी। तो 30 इयर्स जो हमने काम किया है, तो एक साल में 15 डेज का सैलरी हमें मिलेगा। अब मान लो 2020 में हमारा सैलरी कितना था? 1000 रुपीज था, तो इसका 50% मतलब कितना हो रहा है? ये 30 डेज का सैलरी था, तो 15 डेज का सैलरी कितना होगा? मान लो 500 रुपीज। तो हमने कितना साल काम किया? 30 इयर्स। ये है 15 डेज का सैलरी, 30 इयर्स काम किया हमने, तो हमें कितना मिलना चाहिए? 15,000 मिलना चाहिए। लेकिन ये कैलकुलेशन जो होता है, जब हम अपना जॉब स्टार्ट करते हैं 1000 रुपीज से, उससे कैलकुलेट नहीं होता है, ये फिगर कैलकुलेट होता है 1 लाख से, ठीक। तो 1 लाख का 50% कितना होगा? 50,000। हमने कितना साल काम किया है? हमने काम किया है 30 इयर्स। तो 50,000 इंटू 30, 15, 1 2 3 4 5, समझ रहे हो? 15 लाख रुपीज हमें एज अ ग्रेच्युटी मिलेगा। मतलब ग्रेच्युटी ये है कि आपने जितने साल उस कंपनी में काम किया, और जब रिटायरमेंट हो रहे हो, उस रिटायरमेंट के टाइम में आपका जो मंथली सैलरी है, उसका 15 डेज का सैलरी आपको मिलता है हर साल के लिए, जितने साल आप उस कंपनी में जॉब किए हो उसके लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स, ये सारी सुविधाएं कहाँ मिलती हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। या मान लो इसके अलावा अदर मेडिकल फैसिलिटीज, आपके परिवार में किसी को कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया, तो सर्टेन अमाउंट आपको या तो पूरा ही ट्रीटमेंट फ्री रहता है, या फिर सर्टेन अमाउंट, मान लो 10 लाख तक का बिल होता है तो कंपनी बियर करती है। तो ये सारी सुविधाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के पास नहीं रहती हैं। क्लियर? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही वोलाटाइल है। क्या है? बहुत ही वोलाटाइल है। तो और मेजॉरिटी हमारे जो कंट्री के लोग हैं, वो कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर? सबसे ज्यादा जो कंट्री का पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो प्रॉपरली नहीं होता है। तो इन्हें क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड है, या फिर हम कहें मोर पीपल एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर देन ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये जो ज्यादा पीपल एम्प्लॉयड है, तो इन्हें, और इसमें प्रॉब्लम है इस सेक्टर में, तो इन्हें कुछ ना कुछ हमें प्रोटेक्शन देना होगा। हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देना होगा ताकि इन्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक। क्योंकि इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है और ये पूरा इंप्लीमेंट हो रहा है, इनके लिए नहीं है, तो इन्हें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देना होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को हम क्या प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्लियर?
तो प्रोटेक्शन में दो तरह के हो सकते हैं, एक रूरल एरियाज़ में जो काम कर रहे हैं उनके लिए, एक जो अर्बन एरियाज़ या शहरी एरियाज़ में जो काम कर रहे हैं उनके लिए। तो रूरल एरियाज़ में कौन काम करते हैं? लैंडलेस रूरल लेबरर, जिनके पास लैंड नहीं है वो रूरल लेबरर लोग काम करते हैं, या स्मॉल फार्मर्स ये लोग काम करते हैं, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले बिजनेस हाउसेस काम करते हैं, ठीक है। या फिर मान लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कम ही रहते हैं, या मान लो आर्टिसंस हाथ से कुछ काम करने वाले हैं वो लोग, पॉटरी मेकिंग ये लोग काम करते हैं। तो ये सारे लोगों को हम अगर प्रोटेक्शन देना है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हमने पहले भी कहा था कि चीप रेट में इन्हें लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। इनके लोन प्रोवाइड करने से क्या होगा? इन्हें जो भी सामान अपने बिजनेस के लिए या अपने एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो बेटर परचेज कर सकते हैं, ठीक, और उन्हें दूसरे जगह से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हम कर सकते हैं। इनके क्रॉप का इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं कि मान लो फ्लड हो गया या सूखा पड़ गया तो क्रॉप पूरा फेलियर हो जाता है, अगर क्रॉप का इंश्योरेंस रहेगा जो कि गवर्नमेंट अगर कम पैसे में करवा देती है तो इन्हें टेंशन नहीं रहेगी, इन्हें प्रोटेक्शन मिल सकता है। क्लियर? इनका जो प्रोड्यूस है, इनका जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है, उन्हें स्टोरेज के लिए अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड करवा सकती है गवर्नमेंट तो क्या होगा? इन्हें बहुत ही प्रोटेक्शन मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? इसके अलावा गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इनका जो प्रोडक्ट है उनको अच्छे प्राइस में, उससे जो बोलते हैं MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्रॉप का, अगर गवर्नमेंट अच्छे प्राइस में अगर इनके प्रोडक्ट को अगर परचेज कर ले तो इन्हें माल को बेचने का टेंशन नहीं रहेगा, तो इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा कि हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे गवर्नमेंट उनको रिजनेबल प्राइस में हमसे खरीद लेगी। तो हमने देखा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें, जो रूरल एरियाज में, उन्हें प्रोटेक्शन हम कैसे दे सकते हैं। अब मान लो अर्बन एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, या स्ट्रीट वेंडर्स के पास लोग जो काम कर रहे हैं, या ग्रोसरी शॉप में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जा सकता है? इनको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इन्हें भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने से इनका भी कारोबार अच्छे से चल सकता है। या फिर मान लो कि इनके लिए गवर्नमेंट, अगर मान लो इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो गवर्नमेंट अपना तरफ से मेडिकल कुछ भी सुविधा, मेडिकल कुछ भी योजना लाके कुछ पैसे प्रीमियम लेके, इनसे एज ए प्रीमियम अमाउंट लेके इन्हें भी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह दे सकती है। क्लियर? या फिर मान लो अदर फैसिलिटीज़ जो भी गवर्नमेंट कर सकती है इनके लिए, अर्बन एरियाज़ वाले के लिए, रहने के लिए मान लो कम पैसे में अगर कुछ भी गवर्नमेंट के तरफ से अगर कुछ भी रहने के लिए है, या खाने के लिए कम पैसा में उन्हें फूड मिल जाता है। अभी हम देखते हैं 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से योजना मिलती है जिससे फूड मिल जाता है, या मान लो राशन शॉप से इनको फूड मिलता है, PDS सिस्टम से फूड मिल जाता है, तो कम पैसे में ये खा सकते हैं। तो बाकी जो इनका अर्निंग होता है जो कि बहुत ही कम होता है उसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, इनका जो मिनिमम वेज है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिसाइड करती है, वो मिनिमम एज एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा अच्छे लेवल पे रखे, ताकि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड के लोग, जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेज के हिसाब से पेमेंट मिले और वो रूल 100% इम्प्लीमेंट हो, ताकि इनका भी लाइफ प्रोटेक्टेड ये लोग फील करें। या फिर और एक है, अर्बन और रूरल एरियाज़ के अलावा जो लोग SCs और STs हैं उन्हें अभी भी अनटचेबल के रूप में देखा जाता है बहुत सारे सोसाइटी के सेक्शंस में। तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिक्टली अनटचेबिलिटी को हम अनफॉलो करना है। अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो SC STs के लिए स्पेशल सेल बना के कि उनके अगेंस्ट अगर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि सेक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज दो सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी सुविधाएं मिलती हैं, अनऑर्गेनाइज में सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्शन रूरल एरियाज में गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके करवा सकती है, अर्बन एरियाज में भी करवा सकती है। इसके अलावा SC ST के लिए क्या करवा सकती है? प्रोटेक्शन दिलवा सकती है डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन है, जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, उसे हम अभी पढ़ेंगे।
ये लास्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के जो एसेट्स है वो किसके पास है, ओनरशिप किसका है। ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, इनको दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। क्लियर। तो प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स जो होते हैं वो ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, या प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। साधारण जो लोग होते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स कंपनी का या फर्म का रहता है। वहीं पे अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, एसेट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसेट्स किसके पास रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है या गवर्नमेंट सेक्टर के पास रहती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो हेयर एसेट्स इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, हेयर एसेट्स इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट है कि मान लो जो प्राइवेट सेक्टर में जो फर्म्स हैं उनका जो पर्पस है, बिजनेस का पर्पस है या मोटिव है, वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो ऐसे सबको सुविधा पहुंचाने के लिए नहीं, उन्हें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के कारण अगर सुविधा आपको मिल रहा है तो चलेगा, अच्छा से अच्छा सुविधा आपको मिलेगा, लेकिन उनका मेन पर्पस क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में जो फर्म्स है उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव रहता है, ठीक है। प्लस पब्लिक को सर्व करने का मोटिव भी, सर्व करने का मोटिव भी रहता है, या फिर रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट का मोटिव भी रहता है। ये चाहती हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो चाहती हैं प्रॉफिट भी हो, पब्लिक को सर्विस भी मिले, प्लस उस रीजनल का बैलेंस डेवलपमेंट हो, इंडिया का थ्रू आउट इंडिया बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। एग्जाम्पल के रूप में हम पब्लिक सेक्टर में कह सकते हैं HAL, BHEL, रेलवेज, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर में ला सकते हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर में हम जैसे हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI, या जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हम फर्म्स के बारे में जानते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, एसेट्स आर मेजरली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, पर्पस हियर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मेकिंग, एंड हियर एसेट्स इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, जो भी हो, एंड हियर पर्पस ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मोटिव, पब्लिक को सर्विस भी देना है, प्लस रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट करना है, इंडिया में थ्रू आउट द इंडिया बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी करना है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का समरी। चैप्टर का समरी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज है, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्सरी मतलब सर्विस है। क्लियर। यहाँ प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्शन in this sector will make as a basis for the other sector. Secondary sector क्या है, here we are converting the primary product through some manufacturing process, ठीक, इसलिए इसको सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। और टर्सरी में जितने सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को हेल्प करने के लिए जो सर्विसेज है वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। कोल्ड स्टोरेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, डॉक्टर्स, लॉयर, या जितने सारे सर्विसेज हैं वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज में क्या है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में ऑर्गेनाइज सेक्टर था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये जो तीनों सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर में हमने कंपैरिजन ड्रॉ किया। कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या हो रहा है, तीनों सेक्टर में कितने आउटपुट हो रहे हैं उन्हें कैलकुलेट करना था। तो हम आउटपुट कैलकुलेट करने में क्वांटिटी को ऐड अप नहीं करके हम क्या करेंगे, आउटपुट को क्या करेंगे, उसका वैल्यू को ऐड करेंगे, वैल्यू को हम ऐड करेंगे। इसलिए इसी अगर हम जितने भी प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी यहाँ पे तीनों सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके फाइनल वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू अगर ऐड कर देंगे तो कंट्री का क्या निकल जाएगा, GDP
निकल के आएगा। ठीक है, और इसे हम कैलकुलेट करने के लिए डबल वैल्यू एडेड मेथड का अप्लाई करेंगे। अगर वैल्यू एडेड नहीं करेंगे, नॉर्मल मेथड करेंगे, तो उसमें डबल काउंटिंग ट्रिपल काउंटिंग का प्रॉब्लम आएगा। आप वीडियो के फर्स्ट में भी देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा कि कंपैरिजन करने के टाइम में 1973, 74 और 2013-14 के डेटा को लिया, जिसमें वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी बहुत कम था पहले, अभी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारे इकोनॉमी का जीडीपी है बड़ा हो गया, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या रहा? कंट्रीब्यूशन हम तीनों सेक्टर का अलग अलग देखे, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पहले भी टर्सरी सेक्टर का था, सर्विस सेक्टर का, और अभी तो और ज़्यादा रेट में इंक्रीज हो गया। तो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट सर्विस सेक्टर का क्यों हुआ? उसके लिए कुछ रीजंस थे। कुछ रीजंस हमने रीजंस को अच्छी तरह से पढ़ा कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर कंट्री डेवलप करता है तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, पुलिस स्टेशंस या इतने सारे फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। नेक्स्ट, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जितने इंप्रूव करेंगे सर्विस सेक्टर उतना और इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अगर इंप्रूव होता है तो जितना ज़्यादा इंप्रूव होता है हम और ज़्यादा बाहर जाके खाने, घूमने जाने, इन सब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हमने सर्विस सेक्टर को और ज़्यादा डिमांड हमने कर लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, हम घर बैठे चीज़ों को, बाहर जा रहे थे अभी तक खाने के लिए, अब घर से ही ऑर्डर डिलीवरी, फूड डिलीवरी बुक कर लेते हैं, या फिर मूवी टिकट घर से ही बुक करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आईटी के आ जाने से हमने किया, इसलिए सर्विस सेक्टर बूम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा कि जीडीपी में जो मान लो 100 रुपया हम अर्न कर रहे हैं, तो जीडीपी में कौन से सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, हमने वो पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ सबसे ज़्यादा होती है। ये तीनों जो सेक्टर हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है। तो जो हमने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन की बात कही, तो सब जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में अगर हमने माना तो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया था? फर्स्ट कंक्लूजन था कि प्राइमरी सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का क्या है? लोएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लियर। नेक्स्ट हमने कंक्लूजन निकाला था कि टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे लोएस्ट है, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में आप ध्यान से सोचो कि टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में आप जॉब करोगे तो आपको डिग्री, क्वालिफिकेशन या फिर प्रॉपर स्किल की जरूरत होती है। क्लियर। वहाँ पे जॉब पाना उतना आसान नहीं होता है, सर्विस सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो यहाँ पे। लेकिन प्राइमरी सेक्टर आप अपने पापा के खेत में काम कर रहे हैं, किसी के और क्या वहाँ काम कर रहे हैं, तो रिलेटिवली कम लेवल ऑफ स्किल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या लोग एम्प्लॉयड थे कौन से सेक्टर में? टर्सरी सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट था टर्सरी सेक्टर का। क्लियर। तो हमने पढ़ा कि हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट अगर कुछ सुविधाएं लोगों को दे दे तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। जैसे गांव में जो लोग रहते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उन्हें अगर चीप रेट में लोन मिल जाता है तो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स जो भी है, उनको सीड, फर्टिलाइजर्स या जो भी चीज़ चाहिए वो खरीद सकते हैं और अपना जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वो जो मनी लेंडर से लोन लेते हैं उन्हें भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट वहीं पे अगर क्रॉप का इंश्योरेंस करवा दे तो उससे भी उनको सुविधाएं हो सकती है। या मान लो वहाँ पे हमने और एक एग्जांपल पढ़ा कि अगर दाल ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहाँ पे एक दाल मिल बन सकता है, शुगर ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहाँ पे शुगर मिल बन सकता है। तो ये सारी सुविधाएं अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ने के साथ साथ वहाँ पे प्रॉब्लम भी पढ़ा कि वहाँ पे इतने लोग इन्वॉल्व है सब, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों कम है। तो हमने पढ़ा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ? विलेज एरिया में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से इन्वॉल्व है, प्लस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने वो जो फैमिली के 5 मेंबर थे और वो लोग 2 एकर्स ऑफ लैंड में काम कर रहे थे, आउटपुट था 100 kg ऑफ राइस, 2 मेंबर अगर हम निकाल भी लिए तो भी 100 kg ऑफ राइस हो रहा था, तो 2 मेंबर क्या हो रहा था? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ये था कि थ्रू आउट ईयर उनको जॉब नहीं मिलती है। क्लियर। वो लोग जब क्रॉप का सीजन आता है उस टाइम में बिजी रहते हैं, बाकी टाइम फ्री बैठे रहते हैं। तो अभी इन
यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे थे लॉन्ग टर्म में। गवर्नमेंट मान लो, अगर इसमें और एक पॉइंट था कि गवर्नमेंट अगर डैम बना दे या इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे तो जो एग्रीकल्चरिस्ट सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं वो उन्हें भी थ्रू आउट देयर कल्टिवेशन या मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में यहाँ तो ये सब सारे लॉन्ग टर्म थे, और शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट क्या किया, MG नरेगा एक्ट 2005, जहाँ पे क्या 100 डेज ओवर गवर्नमेंट गारंटी के साथ लोगों को देती है, जिससे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो सकता है। क्लियर? तो ठीक है, तो ये सारा हो गया सम अप, हमारे चैप्टर का समरी हो गया। अब सारे बच्चे चैप्टर को फिर से रिवाइज करो, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करो, प्लस लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है LRNR, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ फ्री में उपलब्ध है, आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और वीडियो को अगर जरूरत पड़े तो फिर से एक बार देख लेना, पैरेलली नोट्स लेते रहना, और टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना। ऑल द बेस्ट।